हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी वे कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर परचेज अकाउंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो परचेज बेसिकली परचेज तीन तरह के परचेज के सिस्टम होते हैं। सबसे जो पॉपुलर परचेज हो गया वो हो गया आपका कैश परचेज। सेकंड, क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय, क्रेडिट परचेज। और तीसरे तरह का जो हम पढ़ेंगे वो है हायर परचेज। हायर परचेज। तो तीन तरह के बेसिकली परचेज सिस्टम होते हैं। कैश परचेज का मतलब अगर आपने किसी गुड्स को, किसी एसेट्स को कैश परचेज किया है तो इट मीन्स उसी समय उसका हमने पेमेंट कर दिया जितना भी उसका प्राइस था, और उसी समय जो बायर होगा उसको उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिलीवरी भी हो जाएगी गुड्स की और गुड्स का जो है ओनरशिप भी उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा जो पॉपुलर परचेज का जो मेथड है वो है क्रेडिट परचेज यानी कि उधार विक्रय। और उधार क्रय में पेमेंट जो उसका प्राइस है उसी समय न दे करके उसको फ्यूचर में उसको बाद में उसको पे किया जाता है। मोस्टली क्रेडिट परचेज में हम लमसम पे करते हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज में भी जो ओनरशिप है वो जो क्रय कर रहा है, जो व्यक्ति परचेज कर रहा है उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम जो परचेज का है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हायर परचेज में एग्रीमेंट होता है, हायर बायर और वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसमें वो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको एग्री करते हैं और गुड्स डिलीवर तो हो जाती है बायर को, लेकिन गुड्स का जो ओनरशिप है, जो उसका मालिकाना हक है, वो उसी समय ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो तब तक वस्तु एक हिसाब से सेलर की रहती है जब तक कि बायर उसके सारे के सारे जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, जब तक पूरा पैसा उसको नहीं पे कर देता तब तक उसका जो गुड्स का ओनर है वो सेलर रहेगा। जबकि शुरू के दो केसेस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। एंड इन बोथ दीज केसेस बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड्स एट द पॉइंट ऑफ सेल्स। जबकि हायर परचेज सिस्टम में जो ओनर है, ओनरशिप बाद में ट्रांसफ़र होती है जब पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं हायर परचेज सिस्टम जो था, इसका एक्ट 1972 में हायर परचेज सिस्टम का एक्ट बना था, लेकिन इसको एक हिसाब से इनेक्ट नहीं किया गया और अब इसको 2005 में जाकर के हायर परचेज रिपील एक्ट 2005 में इसको इनेक्ट किया। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है हायर परचेज सिस्टम में। तो हायर परचेज सिस्टम, जैसे मैंने आपसे कहा कि हायर परचेज सिस्टम बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। तो इसमें दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक हो गया हायर बायर या जिसको हम हायर परचेजर कहेंगे, और दूसरी पार्टी इसमें होती है हायर सेलर यानी कि हायर बेंडर। तो दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट है, बायर और सेलर्स के बीच में। यहाँ पे हम देखेंगे कैश प्राइस। इट इज़ द प्राइस ऑफ एन एसेट इन विच इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। कैश प्राइस का मतलब जितने की वो मशीनरी है, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट अगर आप उसको कैश में खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होता है उसको हम कहते हैं कैश प्राइस। दूसरा हायर परचेज प्राइस होता है। हायर परचेज प्राइस अगर हमने उसको इमीडिएटली कैश में नहीं खरीदा और हम एग्री कर रहे हैं कि जो बायर है वो एग्री कर रहा है कि मैं इसको 2 साल में, 1 साल में, या जो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगी या जैसे भी इंस्टॉलमेंट्स होगी उन इंस्टॉलमेंट्स में अगर पे करने के लिए एग्री करता है तो वो इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। तो हायर परचेज हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होगा। हायर परचेज प्राइस विल ऑलवेज बी हायर देन कैश प्राइस बिकॉज इसमें क्या इंक्लूडेड रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। यानी कि जो एक हिसाब से पेमेंट में जो डिले हो रहा है, डिले इन पेमेंट, तो वो डिले इन पेमेंट कंसिडरेशन के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे उसमें इंक्लूडेड होगा। फिर इंस्टॉलमेंट्स इसमें होंगी। यानी कि हायर परचेज प्राइस में जो एक हिसाब से गुड्स का जो प्राइस पे किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। और इंस्टॉलमेंट्स में दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो मशीनरी का या एसेट्स या गुड्स का कैश प्राइस, और दूसरा उसमें उस पीरियड का इंटरेस्ट। तो दो चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूड होगी। और इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट के हिसाब से, मंथली होंगी, क्वार्टरली होंगी, हाफ ईयरली होंगी, ईयरली बेसिस होंगी, इक्वल होंगी, या समटाइम हो सकता है कि डिफरेंट तरह की इंस्टॉलमेंट होंगी। वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट में क्या चीज़ मेंशन है।
पे डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट को हम इनिशियल पेमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम साइनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। तो जैसे ही गुड्स जब परचेज की जाती है जिस टाइम पे, तो उस समय बायर को एक अमाउंट देना होता है, इनिशियल अमाउंट देना होता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मोस्टली डिलीवरी के समय, व्हेन गुड्स इज बीइंग डिलीवर्ड टू बायर, उस समय जो पेमेंट पे किया जाता है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा, और इंटरेस्ट का मतलब जो उसमें चार्ज हो रहा है। अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है और हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है और कैश प्राइस दिया है, तो दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके शब्दावली है, टर्म्स हैं जो हमें आने वाले समय में इसके क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन की। हायर परचेज की एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्रीज टू पे। एग्रीमेंट होता है, हु एग्री करता है जो टर्म्स एंड कंडीशन को, टू पे द ओनर्स बाय इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स such as installments are to be treated such installments are to be treated as hire of these goods until a certain fixed amount has been paid when these goods become the property of the hirer। तो सिंपल एक एग्रीमेंट है हायर और परचेजर के, सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें इन शर्तों के आधार पे गुड्स डिलीवर कर दी जाती है। याद रखना, गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, ओनर से ट्रांसफर नहीं हो रही है। गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं बायर को, इन शर्तों पे किए जाते हैं कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे या इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में वो रीपे करेगा। और अगर सपोज दैट वो डिफॉल्टर हो जाता है, इन दैट केस अगर वो इन फ्यूचर वो बाकी के रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स को अगर पे नहीं किया जाता है, कुछ उसने किए कुछ नहीं किए, तो जो इंस्टॉलमेंट्स उसने पे कर दिए उनको उसका एक हिसाब से रेंट समझा जाएगा, किराया समझा जाएगा। और जो सेलर है उसके पास ये राइट रहेगा कि वो अपनी गुड्स को वापस ले आएगा। और अगर बायर सारे इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देता है, सब कुछ पूरा अमाउंट अगर पे हो जाता है, तो जैसे ही पूरा अमाउंट पे हो जाता है तो उसी समय जो गुड्स है वो फिर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर, यानी कि बायर की प्रॉपर्टी बच जाती है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, क्या फीचर्स क्या क्या हैं इसके। हायर परचेज सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम के बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सबसे पहले तो हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। दूसरा ये हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो गुड्स डिलीवर हो रही है वो क्रेडिट सेल्स की तरह हो रही है। अभी पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट उसका बाद में मिलेगा। तो पेमेंट ऑन डिलीवरी। और हायर परचेज सिस्टम में जब गुड्स डिलीवर की जाती है, जब सामान को उपयोग करने के लिए क्रेता को दिया जाता है, तो उस टाइम पे एक पेमेंट ऑन डिलीवरी करनी होती है, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, या जिसको हम इनिशियल पेमेंट कहते हैं, और या जिसको हम साइनिंग अमाउंट कहते हैं। भले ही नॉमिनल हो, जो भी हो, कोई ऐसा रेट फिक्स तो नहीं होता है, बट लेकिन इतना है कि आपको डाउन पेमेंट जो है उसमें करनी होगी। बाकी का जो बचा हुआ पेमेंट होगा, वो पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। एक तो आपने साइनिंग अमाउंट दे दिया कुछ अमाउंट, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट मस्ट बी पेड इन सम एनुअल और हाफ ईयरली, वट एवर इज डिसाइडेड, इन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज मोर देन कैश प्राइस। जाहिर सी बात है, अगर हम उसको कैश में खरीद रहे होते तो उसकी कीमत कम होती, और अगर हम उसको हायर परचेज में खरीद रहे हैं, इट मीन्स हम बाद में पेमेंट कर रहे हैं, वी आर डिलेइंग द पेमेंट। तो जो डिले हो रहा है पेमेंट में, उसकी वजह से हमको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हायर परचेज प्राइस में चूंकि इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस में इंक्लूड होगा, देन वी कैन से हायर परचेज प्राइस विल ऑलवेज हायर देन कैश प्राइस। सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर एसेट्स इफ एनी। और अगर बहुत अच्छे से बायर उसकी एक हिसाब से अगर उसका केयर टेकिंग अगर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई गिल्च अगर उसमें आता है, तो ये हायर परचेज सिस्टम का एक बहुत यूनिक फीचर हम कह सकते हैं कि इस तरह की अगर कोई परेशानी अगर एसेट्स में आती है, तो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर to fix the
जो भी वहाँ पे एक हिसाब से प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमेशा सेलर की रहेगी, जब तक कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता, उस गुड्स का ओनर कौन है? सेलर है। तो सेलर अगर ओनर है तो ओनर ही क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस ओनर ही क्या करेगा? गुड्स को रिपेयर करेगा। नेक्स्ट जो इसका फीचर था, बायर बायर हैज़ राइट टू यूज़ द एसेट्स। बायर के पास, जो हायर परचेजर है, उसके पास सिर्फ एसेट्स को यूज करने का अधिकार है। अभी वो उसका ओनर नहीं है, वो गुड्स किसी को बेच नहीं सकता, एक हिसाब से वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर कर भी रहा है, इनकेस ट्रांसफ़र हो भी रहा है, तो लेकिन उसके लिए एक हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करने की, उसके इंस्टॉलमेंट्स देने की, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बायर की है। तो बायर अभी उसका ओनर नहीं है, वो सिर्फ क्या, उसका यूज़र है, उसके कब्जे में वो वस्तु है। सेलर हैज़ राइट टू टेक बैक द एसेट्स। और एट द सेम टाइम जो जो सेलर है, जो हायर सेलर है, उसके पास राइट है, अधिकार है, अगर सपोज दैट प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स अगर टाइम टू टाइम नहीं आ रही हैं या कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो सेलर के पास ये राइट है कि वो जाएगा और अपनी एसेट्स को रिकवर कर सकता है, अपनी एसेट्स को वापस ला सकता है। क्योंकि अभी भी टेक्निकली उसका ओनर जो है सेलर ही है। तो सेलर अगर ओनर है तो ओनर के पास हमेशा राइट रहेगा। अगर कोई इस तरह का डिफॉल्टर हो रहा है या कोई इस तरह की सपोज दैट कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ही हैज़ द राइट टू टेक बैक हिज एसेट्स। ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जैसे मैं कई बार इसमें कह चुका हूँ कि जो ओनरशिप होती है, until or unless the full settlement is not paid by the buyer, the ownership will remain with sellers. तो यानी कि जैसे ही कि पूरा पूरा पेमेंट सप्लाई हो जाएगा, सारे इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी, तब जाके ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर होगी। ओनरशिप रिमेन्स विद सेलर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। करीब करीब सेम पॉइंट है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट सप्लाई नहीं होती है, ओनर सेलर ही रहेगा। इन केस ऑफ डिफॉल्टर, सेलर कैन फोरफिट द इंस्टॉलमेंट। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि जो बायर है वो अगर प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, या पे नहीं करता है, तो इस केस में सेलर के पास राइट है कि वो अपनी एसेट्स को लाएगा, और जो जितनी किस्तें उसने दे दी हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं, वो उनको फोरफिट कर लेगा, यानी कि उनको जब्त कर लिया जाएगा। और वो जो पेमेंट कर लिया था, जिस अमाउंट को जब्त कर रहे हैं, वो ये माना जाएगा कि इस एसेट्स को इतने टाइम तक यूज करने का किराया ट्रीट किया जाएगा। ठीक है ना? जो फोरफिटेड इंस्टॉलमेंट्स होंगी, दोज फोरफिटेड इंस्टॉलमेंट और अमाउंट विल ट्रीटेड एज द रेंट और हायर फॉर द यूज ऑफ द एसेट्स। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछा जाता है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हायर परचेज और क्रेडिट से, सॉरी, हायर सेल्स में और क्रेडिट सेल्स में क्या डिफरेंस है? हायर सेल्स रहेगा, हायर परचेज, और इसको या इसको भी हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है? तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का है। हायर परचेज में जो ओनरशिप होती है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट होने के बाद ट्रांसफ़र होती है बायर के पास, जबकि क्रेडिट सेल्स में क्या होती है, एट द टाइम ऑफ परचेज ही ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स अंडर क्रेडिट सेल्स सिस्टम और क्रेडिट परचेज सिस्टम, द बायर बिकम्स द ओनर एट द पॉइंट ऑफ सेल्स। पेमेंट मेथड मोस्टली इंस्टॉल, हायर परचेज जो सिस्टम है, इसमें पेमेंट्स प्री डिटरमाइंड इंस्टॉलमेंट्स में किए जाते हैं। पूर्व से निर्धारित जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, जो एग्रीमेंट में मेंशन है, उन्हीं पे किया जाता है। और जबकि क्रेडिट परचेज में आप मोस्टली जो पेमेंट होता है आमतौर पे लमसम में होता है, या कोई इस तरह का एक हिसाब से एग्रीड अमाउंट नहीं होता है। अपने हो सकता है कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया, बट कितनी देनी है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। राइट टू टेक द एसेट्स, हायर परचेज का एक यूनिक फीचर ये है कि इन केस ऑफ डिफॉल्टर, अगर कोई डिफॉल्ट होता है, द सेलर हैज़ अ राइट टू टेक द एसेट्स बैक। यहाँ पे जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो अपनी एसेट्स को वापस ले सकता है। लेकिन ऐसी फैसिलिटी दूसरी तरफ अगर हम क्रेडिट सेल्स की बात करें तो वहाँ पे नहीं होता है। तो चूँकि क्रेडिट सेल के अंतर्गत जो बायर था उसी समय ओनर बन जाता है, तो सेलर के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी एसेट्स को वापस ले ले। हाँ, ये हो सकता है कि वो इसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस दायर कर सकता है।
अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, फटाफट से देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम। एडवांटेज टू बायर को क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज टू सेलर्स को क्या फ़ायदे हैं, और अदर एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज टू बायर को अगर हम देखें, यूज़ ऑफ कॉस्टली एसेट्स और गुड्स। तो बायर चूँकि समटाइम्स मशीनरी या कुछ इक्विपमेंट्स बहुत हैवी अमाउंट के होते हैं, कैपिटल अमाउंट, कैपिटल नेचर की जो गुड्स होती हैं आमतौर पे बड़ा उनका प्राइस होता है, तो जिनको कैश परचेज करना संभव नहीं हो, तो यहाँ पे जो सुटेबल मेथड है वो हायर परचेज मेथड सुटेबल है। दूसरा, हायर परचेज मेथड इकोनॉमिक है, क्योंकि जो बायर होता है उसको इंस्टॉलमेंट एक प्री डिटरमाइंड डेट पे एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट उसको देनी होती है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, अपने खर्चों को मैनेज करके एक हिसाब से उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के लिए वो प्रोविज़न करेंगे। तो इसलिए जो है, यानी कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो फिजूल खर्ची होती है पैसे की, वो बच सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक है। ईजी फॉर पेमेंट्स, पेमेंट करना ईजी हो जाता है इसमें, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है, चूँकि आपको इकट्ठा बड़ा पैसा नहीं चाहिए, और एसेट्स को यूज करते हुए हमने उससे उसी के यूज से हमने रेवेन्यू अर्न किया, और उसी रेवेन्यू को हम एक हिसाब से इंस्टॉलमेंट के तौर पे दे रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए फंड अरेंज करना बहुत ईजी हो जाता है थ्रू द यूज ऑफ द एसेट्स। फैसिलिटी ऑफ फ्री रिपेयरिंग, और एक बहुत यूनिक फीचर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हायर परचेज सिस्टम का यूनिक फीचर ये है, चूँकि जो यूज़र है वो उसका ओनर नहीं है, सेलर ही उसका ओनर है, और बीइंग द ओनर ऑफ द गुड्स, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग द गुड्स, इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिपेयर करना। और वहीं पे इसके जो एडवांटेज सेलर के लिए, यानी कि विक्रेता के लिए क्या लाभ हैं इसके, इंक्रीज इन सेल। हायर परचेज सिस्टम में चूँकि खाली हमें डाउन पेमेंट देना है, और उसके बाद हम एसेट्स को यूज करके हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो कोई भी यूजर इजीली उसके इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकता है। तो डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करके कोई भी बायर उसको खरीद सकता है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, जो सेलर्स की है वो सेल बढ़ेगी, ज़्यादा लोग जो है एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एसेट्स को या महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बिकम ईजी, चूँकि सारी चीज़ें एग्रीमेंट है, रिटर्न है कि कौन सी डेट में कितना अमाउंट पे करना है। तो अगर ये चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं और एग्रीड होती हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स को कलेक्ट करना भी आसान हो जाता है। क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद क्रिएट्स रिलेशनशिप विद बायर्स, और हायर परचेज सिस्टम के थ्रू डिफरेंट बायर्स के साथ में जो है एक हिसाब से रिलेशनशिप क्रिएट होती है, नए नए ग्राहक उसमें जुड़ते हैं। और जो पुराने ग्राहक हैं वो भी हो सकता है कि दूसरे को बताएं कि इस तरह की स्कीम है, या इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को ओन कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं। तो इट मीन्स एक हिसाब से, और चूंकि इसमें बायर क्या होगा, बार बार अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो बार बार इसमें सेलर के कॉन्टैक्ट में आना होता है, और अच्छे बार बार मीटिंग होने से एक हिसाब से उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो और बेहतर हो सकती है, होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग अदर गुड्स, इसी पॉइंट का कंटिन्यूशन में हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बायर है उसको टाइम एंड अगेन ही नीड टू विजिट द स्टोर और शॉप, तो वहाँ पे अगर वो बार बार जाएंगे, तो वहाँ पे रखी हुई और चीज़ों पे भी अगर वो देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो जितनी बार वो वहाँ पे जाएंगे उतनी बार उनके बारे में देखेंगे, तो उनकी भी बिकने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक हिसाब से सेलर के लिए एडवांटेज है कि भैया बार बार लोग आपके प्रतिष्ठान पे आ रहे हैं और आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि भैया उनको देख के और अच्छा लगेगा, तो वो एक पोटेंशियल बायर उसके बन सकते हैं। और अदर एडवांटेज भी हैं, यानी कि देखा जाए तो कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए भी इसके लाभ हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में एसेट्स को अवेल करना आसान हो जाएगा, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उसको खरीदने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। फैसिलिटेट्स मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, तो जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के एंटरप्रेन्योर हैं एक हिसाब से, जिनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स या एसेट्स को ओन कर सकते हैं, तो इस फैसिलिटी के थ्रू, यानी कि सिंपली उनको एक साइनिंग अमाउंट देना है, एक डाउन पेमेंट देनी है, और उस डाउन पेमेंट करके
फिर वो क्या कर सकते हैं, उस एसेट्स को लेकर के उसको यूज करने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, और उस एसेट्स के यूज से ही वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसके इंस्टॉलमेंट की मनी को अर्न कर सकते हैं, पेमेंट को अर्न कर सकते हैं, और उसके थ्रू उसके इंस्टॉलमेंट को पे कर सकते हैं। तो इसलिए एक हिसाब से ये बहुत जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक सुविधा है। इंक्रीजेस लिविंग स्टैंडर्ड, और जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा एक हिसाब से प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिससे प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी, लोगों को सस्ते दामों पे चीज़ें मिलेंगी, तो ओबियसली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जीवन स्तर होगा, वो बढ़ेगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।